जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज भी मौजू वही है, तहरीक लब्बैक का धरना, उनसे किया जाने वाला खुफिया माहिदा, हुकूमती वज़रा की तस्लील, धरने के मुज़ाहिरीन के जो इस वक्त सिचुएशन है उसके ऊपर बात होगी। और फिर ये जो कुछ हो रहा है मुल्क में, दो वीडियोस भी आपको दिखाएंगे। एक बशीर फ़ारूकी, मौलाना बशीर फ़ारूकी की है, और एक जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान की है। उन दोनों की क्या कॉनोटेशंस हैं, उनके क्या मफाहीम हैं, उस पर बात होगी। और फिर जो कुछ मुल्क में हो रहा है, हमारी तारीख़ में ये कुछ नया नहीं है। हमें कौन कौन से अदवार माजी के याद आते हैं मौजूदा सूरत हाल को देख कर। तो जनाब यही बात करनी है आज आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कहा यह जा रहा है और बड़े पैमाने पे कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक का मुआहिदा हो गया है हुकूमत के साथ। हुकूमत के साथ तो नहीं, जनरल बाजवा के साथ हुआ है। हुकूमत तो इसमें बहुत बेबस और लाचार नज़र आई। और फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब की जिस तरह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने क्लास की है, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं जानबूझकर इस वीलॉग में शामिल नहीं कर रहा। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन खैर उन्होंने की है, उनका अपना गुस्सा भी था। मुआहिदा हो गया जी, सुलह हो गई, तो अब क्या होगा? तो ज़रा सोचना चाहिए मुआहिदा किससे हुआ। मतलब बशीर फ़ारूकी साहब जो सैलानी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, मौलाना साहब, वो मुआहिदे का कागज़ लेकर एक सील्ड लिफाफा लेकर निकले। हमारे एक दोस्त रिपोर्टर हैं, जूनियर हैं लेकिन बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, अवैस कियानी, हर जगह पहुंचे हुए होते हैं। 24 न्यूज़ पे वो काम करते हैं और आजकल के दौर के अच्छे यंग रिपोर्टर्स में उनका शुमार होता है। उन्होंने मौलाना साहब से सवाल किए और उन्होंने कहा जी कि बशीर फ़ारूकी साहब ने कि इस मुआहिदे में तो सारा रोल ही आर्मी चीफ़ का है और वो ताकत के इस्तेमाल पर यकीन नहीं रखते। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो है मुज़ाकरात से बात होगी, ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि उनके दम से, और उनसे मुराद आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं, हज़ार हज़ार बरकतें हमें नसीब हुई हैं। ये जो वीडियो है ये आप देखिए, फिर इस पे बात करते हैं। कि आर्मी चीफ का कितना बड़ा किरदार है, आपको उनसे मुलाकात भी हुई है, मैटर जो है सॉर्ट आउट करने के हवाले से। वो 1000% इस काम में थे कि मुल्क में अमन हो जाए बस। अच्छा, तो क्या कहते हैं चीफ साहब, क्या राय रखते हैं कि क्या बहुत ताकत का इस्तेमाल या मुज़ाकरात की जो उन्होंने बात नहीं, ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात पर है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बरकतों से सारा काम हो गया। और आप समझते हैं कि इस तमाम जो सेटलमेंट हुई है उसमें आर्मी चीफ एक बड़ा किरदार है? 1000% सर, 1000%। और ये देखेंगे माशाल्लाह मुआहिदा तय हो चुका है मेरे हाथ में, आप देख सकते। थैंक यू सर, थैंक यू। ये वीडियो आपने देखी और ये हज़ार हज़ार बरकतों के मनासिर हैं। अब क्या कहा जाए, देखिए ये जो एक तो मैं इस बात को नहीं समझता, ये जो इस तरह का मुआहिदा और सील लगा हुआ लोगों के सामने दिखाना, ये बहुत जहानत की बात नहीं है। मसलन मुआहिदे के इस लिफाफे के अंदर क्या है, लोगों को इससे दिलचस्पी है। लिफाफा कितना बड़ा है, मोहरें सुर्ख रंग की हैं या सब्ज़ रंग की हैं, इससे तो किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और क्या वजह है कि मुआहिदा हो गया। हालांकि फ्रांस के सफ़ीर को भी निकाला नहीं जा रहा और साद रिजवी साहब भी अभी तक रिहा नहीं हुए, तो फिर मुआहिदा क्या हुआ है? तो इसको चला कौन दे रहा है? एक ये ज़माना था, अभी कुछ अर्से पहले ही बात है, कि ये हज़ार हज़ार रुपये तकसीम करके ये इनका धरना ख़त्म करा दिया जाता था। फैज़ाबाद का धरना चाहिए, तो याद होगा आपको। और अब मामला ये हो गया है कि हज़ार हज़ार बरकतों से जो है वो मामला तय हो गया है। या तो उस लिफाफे में हज़ार हज़ार के नोट होने चाहिए या फिर हज़ार हज़ार बरकतें हमें नज़र आनी चाहिए, दोनों का पता नहीं चल रहा है। ये जो इस तरह की चीज़ें ना, ये मीडिया हाइप क्रिएट करती हैं। एक लिफाफा दिखा दिया, उस पर सुर्ख मोहरें और ये कहा जी कि ये मुआहिदा हुआ है। भाई हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। मुआहिदे के कंटेंट क्या है वो हमें पता होना चाहिए, वो कोई नहीं बताने को तैयार। और इसी तरह आपको याद होगा पानामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ एविडेंस दिखाए गए थे और वो 10 बड़े बड़े बॉक्स और वॉल्यूम 10 मीडिया पे दिखाया गया। वॉल्यूम 10 उसके ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ एविडेंस पेटियों में भरे हुए ट्रॉलियों में लेके जा रहे। वो इस तरह सबूत होते हैं।
اس طرح عدالتوں کے ثبوت پیش کیے جاتے ہیں. تو وہ میڈیا ہائپ تھی, اب تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا وہ. تو یہ اب معاہدے پہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا مزید صورت حال ہے. اور یہ معاہدہ, ایک بات تو بالکل کلیئر ہے, اس معاہدے نے پی ٹی آئی کی حکومت کو زیرو کر دیا. وہ وزیر اعظم جو کہتا تھا کہ ہم حکومت کی ریٹ قائم کریں گے, وہ فواد چودھری جو کہتے تھے کہ ہم کسی کو اس طرح کا اقدام نہیں کرنے دیں گے, اور شیخ رشید صاحب جو جس طرح کے بیانات دیتے تھے, تو وہ تو بالکل زیرو ہو گئے. یہ کہیں اور بیان دیتے رہے, ان کی بریفنگ کہیں اور سے آ رہی تھی اور معاہدہ کہیں اور ہو گیا. تو پی ٹی آئی تو زیرو ہو گئی. اصل میں نا پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب چلا ہوا کارتوس ہو گئی ہے. اب ان کی تذلیل ہوتی ہے, ہزیمت ہوتی ہے, لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, اس میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب لوگ آگے کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں کیا کرنا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک بھی اسی سلسلے کی پلاننگ لگتی ہے. ماضی میں یہ کام جماعت اسلامی سے لیا جاتا تھا. 1988 اور 97 کا جو دور ہے, 99 تک کا, اس کے درمیان اچانک یہ ہوتا تھا کہ جماعت اسلامی نے لانگ مارچ اعلان کر دیا, اور وہ ٹرینیں, رستے, سب کچھ بند ہے. حکومت جو بھی ہوتی تھی, کبھی نواز شریف کی, کبھی بے نظیر کی, وہ کوشش کرتے تھے دنگا فساد نہ ہو, خون نہ بہے. دھرنے والوں کی, لانگ مارچ والوں کی خواہش ہوتی تھی کہ فساد ہو, خون بہے, اور پھر اس کے بعد وہ حکومت کو تلپٹ کر دیں. ابھی بھی یہی صورت حال نظر آ رہی ہے. ابھی یہ تحریک انصاف کے خلاف لگ رہا ہے, لیکن ان کی فیوچر میں کیا رول ہوگا وہ بہت خطرناک ہے. مذہبی جماعتوں کا ووٹ نہیں ہوتا, لوگ انہیں ووٹ نہیں دیتے. 3-4 سیٹیں بڑی سے بڑی جماعتوں کو مل جاتی ہیں. ان کے پاس سٹریٹ پاور ہوتی ہے. کیا سٹریٹ پاور سے پاکستان کے جمہوری آئینی نظام کو ہاسٹیج رکھا جا سکتا ہے مستقبل میں؟ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے, یہ کوئی انہونی بات نہیں. اچھا, ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہم نے سنا کہ تحریک لبیک تو ایک کل عدم جماعت ہے, اسے تو بین کر دیا گیا ہے, اس کے خلاف تو ایکشن لیا جائے گا, کیونکہ اس کی را سے فنڈنگ ہوتی ہے اور بھارتی ایجنٹ ہے. یہ بڑی کھلی کھلی باتیں ہیں, سامنے سامنے کی گئی ہیں. اور پھر را کے ایجنٹ نے جنرل باجوہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا. تو یا وہ غلط ہیں یا یہ غلط ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب جو کہ سربراہ رکن تھے ان مذاکرات کے, بہت کیلکولیٹڈ آدمی, میری ان سے ملاقات ہے, بڑی کیلکولیٹڈ آدمی ہے, فالتو لفظ ان کے منہ سے نہیں نکل سکتا. رپورٹرز نے انہیں گھیر لیا اور ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ تو را کے ایجنٹ تھے, آپ کی تو را کے ساتھ فنڈنگ آتی تھی, یہ معاہدہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے بار بار یہی دہرایا کہ جناب یہ آپ میرے سے کوئی فالتو بات نہیں سن سکیں گے, جو کچھ بھی ہوگا اچھا ہوگا. بڑے لیڈر جو ہیں وہ اسی طرح کے بیانات دیتے ہیں. لیکن ایک جملہ انہوں نے کہہ دیا, اور وہ فوٹیج بھی آپ کو سناؤں گا. وہ جملہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جلد ہی آپ تحریک لبیک کو جمہوری اور آئینی طور پر ایک سیاسی قوت کے طور پر دیکھیں گے. وہ جملہ کیا تھا یہ سنیے. تو پھر پریس کانفرنس میں وہ موجود کیوں نہیں تھے جو آپ کے 12 رکنی مشاورتی کمیٹی تھی؟ وہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم تھے جنہوں نے یہ کام کیا سامنے. سر یہ بتائیں, سر آپ نے تو ونڈو ہی کلوز کر دی کوئی سوال پوچھنے کی نکات کے حوالے سے, آپ نے ونڈو کلوز کر دی. سر یہ بتائیں کہ کالعدم کا جو ورڈ ہے سر, یہ فہرست سے نیکٹا کی نکل رہا ہے؟ قریب آپ کو اسے آئین و قانون کے دائرے میں فعال سیاسی جماعت کے طور پر دیکھیں گے, پریشان نہ نہیں سر. اور مولانا سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے بیٹا. اور ٹی ٹی پی میں کیا سر یعنی نیکٹا سے نکال رہے اور ہیں ٹی ٹی پی میں کیا فرق؟ شہادت نہیں ملے گی آپ کو. نہیں, جی ایل پی اور ٹی ٹی پی میں فرق تو ہوگا. انہوں نے لوگوں کو مارا ہے, انہوں نے وہ بھی لوگوں کو مارا سر ہے. کالعدم سے ختم ہو رہا ہے سر, یہ تو بتا دیں. سب ٹھیک ہوگا. میں انگریزی بول رہا ہوں. سر ٹھیک اگر ہوگا آپ سے انگریزی مراد نہیں بولتے ہے ہیں سر. انگریزی نہیں جانتے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. everything will be correct today. سر رہا ہو جائیں گے سر, یہ ختم ہو جائے گا دھرنا. سر یہ دھرنا ختم ہو جائے گا. کس کو جا رہا ہے؟
सर ये कब तक खत्म होगा? अजहर साहब रिजवी साहब खुद आके अनाउंस करेंगे वहाँ पे खत्म करने का, धरना खत्म करने का। जवाब तो दे दे। सर ये धरना कब खत्म होगा, ये तो जवाब देगा सर। क्या आपके कहने पर खत्म करेगा कोई? नहीं, रिजवी साहब खुद आके अनाउंस करेंगे। आपने कहा कि सर सारे मामला, एक सेकंड, आपने कहा सर सारे मामला, सर आपने कहा कि सारे मामला ओके हो गए, सर आप कह रहे हैं। सर ये तो एक बात का जवाब दे दें, आप कह रहे हैं सारे मामला ओके हो गए। ये आपने सुना, भूल गए रॉ की फंडिंग और ये वो। अब इसका तजिया करना चाहिए इस सारी सूरत, लेकिन नहीं ठहरे, तजिया करने से पहले अभी आपको धरने की सूरत हाल बता दूं। अभी धरने की सूरत हाल ये है कि लोग वज़ीराबाद में मौजूद हैं, बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हटे और कायम दायम हैं, और साथ इंतज़ार कर रहे हैं इस्लामाबाद से किसी नादीदा कॉल की। और उनके अंदर भी इस वक्त ये फील पाई जाती है कि जैसे ही उन्हें वो कॉल आएगी तो उन्होंने वापस चले जाना है, लेकिन अभी तक वो अपनी जगह कायम है। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कल कहा था कि कुछ मामला तय होने हैं, कुछ 1 अशरे तक आपको रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो वो शायद कुछ मामला तय होने होंगे जो हमें नहीं पता। पता होना चाहिए कौम को, यार ये जमहूरी मुल्क है, अब पार्लियामेंट को पता होना चाहिए, पार्लियामेंट को भी नहीं पता, वज़रा को भी नहीं पता, वज़ीर आज़म को भी नहीं पता, लेकिन मामला तय हो रहे हैं। तो साद रिजवी साहब की रिहाई का कोई मामला होगा या जो भी होगा वो अभी हमें देखना है, लेकिन वो मौजूद है। जो खंदकें खुदी हुई हैं गुजरांवाला में, वो अभी तक खुदी हुई हैं। जेहलम गुजरांवाला के दरमियानी अरसे में, एरिए में इंटरनेट सर्विस मअतल है, ट्रेन नहीं चल रही, ट्रैफिक नहीं चल रही, कारोबार ज़िंदगी मअतल है। और जो खंदकें खोदी गई हैं, बड़ी टेक्निकली खोदी गई हैं, उन खंदकों को कहीं मुजाहिरीन मट्टी से भर ना लें, लिहाजा उस मट्टी को बहुत दूर फेंका गया है। तो जो मकामी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहती है कि भाई ये जो मामला है, अगर मुजाहिरीन चले भी जाएं और सब कुछ क्लियर भी हो जाए, इंटरनेट भी खुल जाए, तो भी खंदकें भरने के लिए, पुल की मरम्मत के लिए हमें तकरीबन 8 से 10 घंटे चाहिए होंगे। अच्छा, जो क्लैशेस हुए हैं उसके अंदर आज सुना है कि एक और पुलिस वाले की शहादत हो गई, जो कि बड़ा जुल्म है। अब 5 पुलिस वालों को कहा गया है कि तशद्दुद के ज़रिए उन्हें जाँ बहक किया या शहीद किया गया, तो उनकी मौत का ज़िम्मेदार कौन है, किसने उन्हें मारा, और क्या उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलेगा, क्या उनसे मुजाहिरीन से जवाब लिया जाएगा, क्या कोई तादीबी कार्रवाई होगी, किसी शख्स पर कोई फ़र्द डाली जाएगी, कोई FIR कटेगी, या फिर हज़ार बरकतों से वो सुर्ख लिफाफा दिखाकर उन लोगों की लाशों से सब गुनाह धुल जाएंगे। ये तो बहुत गलत बात है ना। रियासत का क्या काम है अपने शहरियों को, अपने इदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना। 5 लोग जान से गए, सरकारी मुलाजमीन, कोई उसका जवाब नहीं दे रहा कि क्यों हुआ। अच्छा, आखिर में उस बात पर आ जाते हैं कि तहरीके लब्बैक का जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि सियासी मुस्तकबिल पॉलिटिकल होगा। अब इसके हवाले से बात करते हैं। देखिए, इस वक्त सियासी सूरत हाल ये है कि अगर इलेक्शन आज होते हैं, तहरीक इंसाफ की, और मैंने आपको बताया ये बड़े खुफिया सर्वे हुए हैं, तहरीक इंसाफ एक तरफ फेयर एंड फ्री इलेक्शन का वादा हो चुका हुआ है। तहरीक इंसाफ को अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलते हैं तो पूरे पाकिस्तान से 10 से 15 सीटें उनकी इलेक्टेबल्स को शामिल करके मिलती हैं। इन्होंने इंसानों को, इस मुल्क के लोगों को इतना तंग किया है कि मुझे इस तादाद पर भी शक है। पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी है, पंजाब में है ही नहीं, और PDM के साथ अलहदगी का भी लोगों को बहुत गुस्सा है। सिंध में कुछ सीटें उनकी ज़रूर हैं, तो इसका मतलब है कि नून लीग का मुकाबला किसी से नहीं है। तो फिर किसी से तो मुकाबला होना चाहिए ना। किसी भी सियासी जमात को उसका पूरा मैंडेट देने की रवायत हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, तो फिर उसका हल कैसे किया जा सकता है? उसका हल तहरीक लब्बैक के ज़रिए हो सकता है, मुमकिनात में से है। क्योंकि ये कल धरने में जो लोग थे 20,000 के करीब लोग थे, लेकिन 20,000 बड़ी तादाद होती है। माजी में हमने
22 करोड़ के लोगों के मुल्क को 20,000 लोगों के ज़रिए हॉस्टेज बनते देखा है। वो अपनी मनमानी करते हैं, इलेक्शन पर भी ये असर अंदाज होंगे। ये जो सारी कार्रवाई हुई है, अब मुआहिदा भी हो गया, मामलात भी तय हो गए, मुजाहिरीन भी चले गए, तो इससे क्या नतीजा निकला? इससे तहरीक लब्बैक का प्रोफाइल बहुत ऊपर हो गया, वो ख़बरों की जीनत बने रहे और मुस्तकबिल में उनको ऐसी पार्टी के तौर पर दिखाया गया है कि जो इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड है, जो थोड़े से लोगों के साथ पूरे मुल्क का निज़ाम मअतल कर सकती है। जिससे हमें याद आता है कि 2013 के इलेक्शन, इमरान खान भी उस वक्त ऐसी ही कुव्वत थे और थोड़ी सी सीटें उनको नसीब हुई थी और उसके बाद उन्होंने धांधली के इल्ज़ामात लगाए, उसके बाद उन्होंने 35 पंचर वाली कहानी सुनाई, धरने, लॉन्ग मार्च, फसाद किए। तो क्या अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक तरफ दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ नून लीग के लिए एक और थ्रेट क्रिएट किया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और उनके वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि इस वक्त ज़्यादा नहीं टूटेगा ये। लेकिन अगर यही कुव्वतें इस तरह की जमातों की परवरिश करती रहीं तो ये 2028 में बहुत बड़ी कुव्वत हो जाएंगी। 2028 में तवक्को रखनी चाहिए कि अगर इस तरह की अस्करियत पसंद तंजीमों को लेके आगे बढ़ा गया तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान या साद रिजवी में से कोई एक वज़ीर आज़म हो सकता है। ऐसी बात दुरुस्त नहीं है जमहूरियत के लिए। इस मुल्क से इस 3 साला दौर ने जमहूरियत के सारे ख्वाब मिसमार कर दिए। पार्लियामेंट इस सारी सिचुएशन पर बैठी है, कोई मशवरा ही नहीं कर रहा। अदलिया भी मुंह में पत्थर डाले हुए हैं और कोई सुओ मोटो नहीं हो रहा। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है और इसका सद्देबाब उन्हीं को करना पड़ेगा जिन्होंने ये प्रेशर ग्रुप तख्लीक किया है। अभी तक की खबर ये है कि मुजाहिरीन बैठे हैं और वो किसी नादीदा फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं।